नमस्कार प्यारे साथियों, डी आर ब्रदर क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आ चुका हूं पर्यावरण अध्ययन का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। साथियों, ये जो मॉडल पेपर बनाए जा रहे हैं, नए पाठ्यक्रम पर आधारित बनाए जा रहे हैं, तो आप सभी साथियों के लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाले हैं। आप सभी साथी हमारे इन मॉडल पेपरों की वीडियो को पूरा देखिए और अपने सभी साथी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे वो भी अपनी तैयारी को मजबूत बना सके। साथियों, वीडियो शुरू करें उससे पहले आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो से संबंधित सूचनाएं आप सभी को प्राप्त हो सके। शुरुआत करते हैं साथियों हम आज के हमारे मॉडल पेपर की। लेकिन उससे पहले पिछले जो पेपर हुआ था, पिछला हमारा प्रैक्टिस सेट, उसमें कुछ प्रश्नों पर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, दुविधा थी, कुछ मिसटाइप भी हुए थे। इसकी वजह से दुविधा हुई, आप सभी को हुई असुविधा के लिए हमें बहुत खेद है। हम आपके विश्वासों पर खरा उतरने के लिए काम कर रहे हैं कि यहाँ पर आपको जो कंटेंट दिया जाए ऑथेंटिक हो और आपके लिए उपयोगी हो। इस तरह का कंटेंट हम बनाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कुछ भूलवश गलती हुई हो, आप सभी उस त्रुटियों को सुधारें। फिर से देखिए उन प्रश्नों को। देखिए, एक प्रश्न लिया गया था, राजस्थान में जो बिश्नोई संप्रदाय है, बिश्नोई समुदाय है, वो कहाँ से संबंधित है। आपको उस वीडियो में आंसर बता दिया गया था भूलवश कर्नाटक, जो कि गलत था। आपको उसका जो संबंध करना था, बिश्नोई संप्रदाय का जो संबंध है वो राजस्थान से था। ठीक है मित्रों, आप सभी साथी उन प्रश्नों को सुधार कर लीजिएगा अगर आपने कहीं नोट्स में लिखे हो तो। और आप सभी को बता दूं, जो बिश्नोई संप्रदाय था, बिश्नोई समुदाय था, उसके प्रवर्तक जाम्बोजी महोदय थे। और जाम्बोजी ने 1485 में बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। कहाँ की थी? समरांधल, बीकानेर में की थी। ठीक है साथियों, और इन्होंने अपने अनुयायियों को 29 सिद्धांतों का पालन करने का आदेश दिया था। आपसे पूछा जा सकता है बिश्नोई संप्रदाय में कितने सिद्धांतों का पालन करने का आदेश दिया, तो 29 सिद्धांतों का। और ये जो इतिहास, जो संप्रदाय है, जीव कल्याण के लिए, जीवों के कल्याण के लिए और वृक्षों की रक्षा के लिए प्राणों को त्याग करने की लिए संप्रदाय का इतिहास रहा है साथियों। जो अमृता देवी बिश्नोई थी, जिन्होंने वनों को बचाने के लिए खेजड़दी में अपनी प्राणों की आहुति लगा दी थी, वो भी बिश्नोई संप्रदाय से संबंधित थी। ठीक है साथियों, तो आप सभी इस प्रश्न को सुधार कर लीजिएगा। चलते हैं अगली प्रश्न की ओर। साथियों, एक प्रश्न में मिसटाइप हुआ था, वो था राजस्थान का प्रवेश द्वार है। उस प्रश्न में मिसटाइप ऐसे हुआ था कि द्वार नहीं लिखा हुआ था, उस द्वार की जगह पर नहीं टाइप हो गया था। इस वजह से आपको असुविधा हुई, आपको उत्तर भरतपुर बताया गया था। लेकिन आप सभी साथी देखें, राजस्थान का जो प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार पूछा गया था साथियों, वो भरतपुर था। ऑप्शन नंबर ये जो हमारा दूसरा यहाँ पर है, ये इसमें भरतपुर था। वहाँ पर आपको द्वार की जगह पर नहीं शब्द देखने को मिला था, लेकिन आप सभी साथी उसको भूल जाइएगा, फिर से सुधार कर लीजिएगा। राजस्थान का प्रवेश द्वार अगर आपसे पूछा जाए तो आपका जवाब होगा भरतपुर। मरुस्थल का प्रवेश द्वार अगर आपसे पूछा जाए तो जोधपुर। ध्यान रखिएगा मित्रों, मरुस्थल का जोधपुर है और राजस्थान का भरतपुर है। यदि राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार पूछा जाए तो आपका आंसर होगा धौलपुर। राजस्थान का सिंह द्वार अगर आपसे पूछे तो अलवर होगा मित्रों, और राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार भरतपुर होगा। इन सभी द्वारों को आप सभी एक जगह नोट कर लीजिएगा, जिससे आप कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है मित्रों, एक और प्रश्न था हमारा, जो था कि राजस्थान में सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली राजस्थान की प्रथम महिला। तो साथियों, कई जगह आपको आशा झांझड़िया देखने को मिलेगा और निवेदिता चौधरी भी देखने को मिलेगा। लेकिन आपको मैं बिल्कुल इसकी स्थिति स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पहली अगर आपसे पूछी जाए तो आपका होगा निवेदिता चौधरी। क्या होगा? आप सभी देख सकते हैं, इन्होंने कब किया ये रिकॉर्ड? 2011 में। और आशा झांझड़िया ने कब किया? 8 अप्रैल 2017 को एवरेस्ट का सफर शुरू किया था, और 16 अप्रैल 2017 को ये एवरेस्ट कैंप पर पहुंची थी। तो आप सभी इस डेट से अनुमान लगा सकते हैं कि पहली राजस्थान की महिला कौन थी, तो निवेदिता चौधरी। बस कारण ये है मित्रों, निवेदिता चौधरी जी जो थी, जब इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया तब ये एयरफोर्स ज्वाइन कर रखा था, वायुसेना में नौकरी करती थी। 2018 में वायुसेना ज्वाइन किया था, जबकि ये एक सिविलियन नागरिक थी, आम नागरिक थी। मित्रों, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, मित्रों आपको प्रश्नों की प्रकृति देखनी है, प्रश्न में पूछा जाए राजस्थान की प्रथम महिला, तो निवेदिता चौधरी आंसर होगा। वायुसेना में रहते हुए पहली महिला, तो निवेदिता चौधरी होगा। यदि आम नागरिक रहते हुए अगर पूछा जाए आपसे, आम नागरिक रहते हुए फर्स्ट माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली राजस्थान की महिला, तो आप आशा झांझड़िया कर सकते हैं। ऑप्शन में निवेदिता चौधरी नहीं देखने को मिले तो आप आशा झांझड़िया कर सकते हैं। लेकिन अगर राजस्थान की प्रथम एवरेस्ट फतेह महिला पूछा जाएगा तो निवेदिता चौधरी आंसर आएगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है मित्रों। आशा करता हूं आप सभी का इन तीनों प्रश्नों में जो कंफ्यूजन था, जो दुविधा की स्थिति थी, वो दूर हुई होगी।
आप सभी साथी देखिएगा, निवेदिता चौधरी ने जब एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया तो वे वायुसेना में देश की पहली महिला अधिकारी तथा राजस्थान की पहली महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया। ठीक है मित्रों, रिकॉर्ड 2011 में बनाया था और आशा ने 8 अप्रैल 2017 में एवरेस्ट का सफर शुरू किया था। 16 अप्रैल 2017 को एवरेस्ट बेस कैंप पे पहुंची। यहाँ से उनको चाइना की तरफ चढ़ाई करनी थी, यहीं से उनका जोखिम भरा सफर शुरू हुआ। आशा ने कठिन परिस्थितियों में खराब मौसम के बावजूद 22 मई 2017 की सुबह 4:05 पर एवरेस्ट फतेह किया था। कब किया था? 22 मई 2017 को फतेह किया था। ठीक है मित्रों, इन डेटों को आप रटने मत लग जाइएगा क्योंकि इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाने हैं रीट में। बस आप इतना ध्यान रखिए कब गई थी, 2017 में गई थी। प्रथम कौन गई थी, इस तरह से ध्यान रखिएगा। एवरेस्ट की चोटी पर इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण, इनकम टैक्स का संदेश लिए तिरंगा लहराया था। आप सभी साथी ध्यान रखें, आपसे पूछा जा सकता है कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे संदेश दिए तिरंगा किसने फहराया था? तो आशा झंझड़िया होगा। मित्रों, उम्मीद करता हूं आप में कंफ्यूजन था वो दूर हुआ होगा। अब हम आज के हमारे प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न है हमारा, आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, संयुक्त परिवारों के विघटन के कारण है परिवार अधिक बड़ा होना, परिवारों की आर्थिक स्थिति का कमजोर होना, बच्चों का शिक्षित होकर जीविकोपार्जन हेतु बाहर शहरों में जाना, उपयुक्त सभी। साथियों, बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जो संयुक्त परिवार टूट रहे हैं उनका कारण है परिवार अधिक बड़े हो गए, तो इसलिए अलग अलग परिवार बना लिए गए। अलग अलग परिवारों में एकल परिवार का निर्माण होने लगा। परिवारों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगा तो पैसे कमाने के लिए बाहर जाने लगे, रोजगार के लिए। दूसरा है बच्चों शिक्षित होकर जीवन यापन करने के लिए बाहर शहरों में जाने लगे। तो ये सभी कारण संयुक्त परिवार के विघटन के हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, अनिवार्य शिक्षा। साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है और ये जो शारदा एक्ट है इसका जो संबंध है बाल विवाह से है। किससे है मित्रों? बाल विवाह से है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आप सभी साथी ध्यान रखें, शारदा एक्ट कब बना था आपसे पूछा जाए तो 1929 में ये बना था और इसको लागू कब किया गया? मित्रों, अगर आपसे लागू पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल 1930 को यह लागू किया गया था। जोधपुर के राजा थे जसवंत द्वितीय और उनके पीएम हुआ करते थे सर प्रताप सिंह, और सर प्रताप सिंह के द्वारा यह शारदा एक्ट बनवाया गया था। मित्रों, इसके अंतर्गत जो विवाह की न्यूनतम आयु स्थापित की गई थी, लड़कों के लिए अर्थात मेल के लिए 18 वर्ष थी और फीमेल गर्ल्स के लिए 14 वर्ष थी। आप सभी साथी इसको भी नोट कर लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है शारदा एक्ट के अनुसार विवाह की आयु। तो आप सभी ध्यान रखिएगा, इस शारदा एक्ट में 1978 में संशोधन होता है और 1978 में संशोधन करके इसकी जो एज थी वो 21 लड़कों की और 18 लड़कियों की कर दी जाती है। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग है। धूम्रपान से कौन सा रोग होता है? तपेदिक क्षय, अल्सर, कैंसर फेफड़ों का, अनिद्रा। साथियों, धूम्रपान से जो होने वाला प्रमुख रोग है वो कैंसर है, फेफड़ों में होता है और ये एक विषाणु जनित रोग है। ठीक है मित्रों, क्या है? कैंसर जो रोग है कैसा है? तो विषाणु जनित रोग है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, राजस्थान की प्रथम सहकारी समिति 1905 में स्थापित की गई। अजमेर जिले के भिलाई में, नागौर जिले के जावला में, भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा में, जयपुर जिले की बस्ती में। एक बार सभी साथी आंसर बताएंगे। साथी, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अजमेर जिले की भिलाई तहसील में 1905 में क्या किया गया था? प्रथम सहकारी समिति का गठन किया गया था। और राजस्थान में सहकारिता का जो कार्य प्रारंभ हुआ था वो 1904 में भरतपुर एवं जो डीग है, भरतपुर में जो डीग है वहां पर कृषि बैंकों की स्थापना की गई है। तब से सहकारिता का प्रारंभ राजस्थान में माना जाता है। मित्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, संसद बनती है संसद के दोनों सदनों से, संसद के दोनों सदन निर्वाचन तथा मनोनीत सदस्यों से, संसद के दोनों सदन तथा सदन के सभापति से, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं है। सारों कथन जो है हमारे गलत दे रखे हैं। संसद का जो निर्माण होता है वो दोनों सदनों से मिलकर, दोनों सदन और दोनों सदन के साथ में राष्ट्रपति प्लस राष्ट्रपति ये मिलकर क्या करते हैं? संसद का निर्माण करते हैं। दोनों सदन कौन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जिसे हम निम्न सदन कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। दोनों सदन और राष्ट्रपति मिलकर एक संसद का निर्माण करते हैं। तो हमारा राइट आंसर जो है ऑप्शन 4 है, इनमें से कोई भी नहीं है। ये ऑप्शन में कहीं नहीं देखने को मिला है। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? कोटा, झालावाड़, जयपुर, बूंदी।
साथियों 84 खंभों की जो छतरी स्थित है वो बूंदी में स्थित है। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, उपयुक्त में से कोई नहीं। सत्य यहाँ पर कार्बेट की जगह आपको कार्बेट देखने को मिल सकता है, कई जगह मिसप्रिंट भी हो जाता है। आप सभी साथी इस चीज को ध्यान रखें। किस उद्यान को? तो पूर्व में हेली जो राष्ट्रीय उद्यान है उसको जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहते थे। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों। इस जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना अगर आपसे पूछ ली जाए मित्रों तो 1935 में इसकी स्थापना की गई थी और 1947 में इसका नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया था। आप सभी साथी नोट कर सकते हैं इस चीज को। और 1947 के बाद 1957 में फिर से इसका नाम चेंज किया गया और कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान रखा गया था। ठीक है मित्रों, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है? रोनाल्ड रॉस, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल, जॉर्ज मिस्ट्रल। साथियों इसका जो राइट आंसर होगा, वैज्ञानिक का नाम है मलेरिया मच्छर से फैलता है, ऐसा जो कहा था, सिद्ध किया था, वो रोनाल्ड रॉस ने किया था। आप सभी साथी ध्यान रखें। और रोनाल्ड रॉस को इस अनुसंधान के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में 1902 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आप सभी साथी नोट कर सकते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में इन्होंने बताया कि मलेरिया मच्छर के कारण होता है, तो इसके कारण इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है मित्रों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, संचार का साधन है ट्रक, टेलीफोन, रेल और बस। साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 टेलीफोन। आप सभी साथी ध्यान रखें, बाकी के जो साधन दे रखे हैं ट्रक, रेल और बस, ये किसके साधन हैं? यातायात के साधन है मित्रों। किसके साधन है? यातायात के। जब टेलीफोन जो है हमारा एक कम्युनिकेशन, संचार का साधन है मित्रों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है? प्रोटीन की प्रचुरता मित्रों, दूध, आम, गाजर, अंडा, मटर, मछली, सोयाबीन, चना, मक्का, सेब, दही और मांस। साथियों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सोयाबीन, चना और मक्का में क्या पाया जाता है? प्रोटीन की ज्यादा मात्रा होती है, प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आप सभी साथी बताएं, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो साथियों प्रोटीन की कमी से सूखा रोग और क्वासे और कोर रोग होता है। आप सभी साथी नोट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपको डीपली जाकर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है मित्रों। अगर हम पिछले 4 साल के पेपरों का विश्लेषण करें तो एक भी प्रश्न डीपली नहीं पूछा गया है। जो साथी डीपली पढ़ते हैं, बिल्कुल रट लेते हैं, उनके पर्यावरण में अच्छे नंबर नहीं आते। आपको पर्यावरण के प्रश्नों की प्रकृति समझनी है कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसी तरह के प्रश्न आपके लिए यहाँ बनाए जाने की कोशिश की जा रही है। आप सभी साथी इन वीडियो को पूरा देखें और अपने मित्रों के साथ भी शेयर जरूर करें मित्रों। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा मित्रों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण है? वर्ष भर गर्मी रहना, ठंड में अधिक ठंड एवं गर्मी में हल्की गर्मी, साल भर अधिक जाड़ा एवं ठंड, ठंड में कम ठंडी एवं गर्मी में हल्की गर्मी। तो साथियों उष्णकटिबंधीय जो प्रदेश होते हैं वहां पर क्या होता है? वर्ष भर गर्मी रहती है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र है। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत हम किस किस का अध्ययन करते हैं? कौन सा क्षेत्र है? पारिस्थितिकी, वानिकी, जैव प्रौद्योगिकी और ये सभी। साथियों पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत हम तीनों का अध्ययन करते हैं। पारिस्थितिकी का भी अध्ययन करते हैं, वानिकी का भी अध्ययन करते हैं और जैव प्रौद्योगिकी का भी अध्ययन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित किया गया? साथियों नेटिव की जगह आपको नेटिव भी देखने को मिल सकता है, नेटिव। आप सभी साथी कंफ्यूज ना हो बिल्कुल। नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित किया गया था? 1872 में, 1875 में, 1891 में और 1929 में। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 1872 में क्या हुआ था? नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया था, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्रह्म विवाह अधिनियम। आप सभी साथी इस चीज को ध्यान रखें। ब्रह्म विवाह अधिनियम भी हम नेटिव मैरिज एक्ट कहते हैं। सर्वप्रथम बाल विवाह से संबंधित यह एक्ट पारित किया गया था मित्रों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 पृथ्वी बर्फ से ढकी हुई है। ऑप्शन नंबर 2 पृथ्वी हरे जंगलों से ढकी हुई है। ऑप्शन नंबर 3 पृथ्वी सतह का 71% भाग जल से घिरा है। पृथ्वी रेत से ढकी हुई है। साथ ही इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C 3 है हमारा, पृथ्वी
सतह जो है 71% भाग जल से घिरा हुआ है। यहाँ पर जल की प्रचुरता पाई जाती है, जो कि अगर हम आकाश से देखते हैं पृथ्वी को तो पृथ्वी नीले रंग का परावर्तन करती है, जिसके कारण हमें पृथ्वी क्या दिखाई देती है, नीले रंग की दिखाई देती है, और इसीलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं। और यहाँ पर जो जल उपस्थित है 71%, उसमें से 97% जो जल है वो हमें समुद्र से प्राप्त होता है मित्रों। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर को प्रतिदिन कितनी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? 6 से 7 लीटर, 2 से 3 लीटर, 5 से 6 लीटर, 1 से 2 लीटर। साथ ही हमें प्रतिदिन में 2 से 3 लीटर जल की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक फसल प्राप्त कटने के बाद जमीन को कुछ सालों तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। एक जगह जो बांस या खरपतवार जंगल उग आता है उसे उखाड़कर जला देते हैं। खरपतवार जंगल आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लेते हैं। जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है। आप सभी साथी ध्यान रखें, आपका नया टॉपिक जोड़ा गया है कृषि पद्धतियां, और उस कृषि पद्धतियां में आपको कृषि की पद्धति पढ़नी पड़ेगी। तो यहाँ पर झूम खेती है, झूम खेती के विषय में कौन सा कथन सही है? तो साथियों यहाँ पर जो ऑप्शन 1 में केवल डी, ऑप्शन 2 में केवल ए, बी और सी, ए और डी, कौन सा आंसर होगा? तो साथियों हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। केवल ए जो कथन है हमारा बिल्कुल सत्य है झूम खेती को लेकर। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बायोडीजल उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला क्लोरोफाइसी का दूसरा नाम क्या है? बायोडीजल के उत्पादन के लिए जो क्लोरोफाइसी का उपयोग किया जाता है उसका दूसरा नाम क्या है? जेट्रोफा, सोपनट, शैवाल या सोयाबीन? साथियों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 शैवाल। साथियों क्लोरोफाइसी जो होता है, यहाँ पर क्लोरोफाइसी पूछा है, क्लोरोफाइसी का जो है एक प्रकार से जलीय एक कोशिकीय हरा शैवाल होता है। जलीय होता है, एक कोशिकीय होता है, और हरा शैवाल होता है, जो कि आमतौर पर बायोडीजल के उत्पादन के लिए जाना जाता है। जबकि जो जेट्रोफा और सोपनट है ये बायोडीजल के अखाद्य तेल स्रोत माने जाते हैं। कौन से माने जाते हैं? अखाद्य तेल स्रोत। आप सभी साथी इन चीजों को नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पौधे के दबाव के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर 1, पौधे दोनों जैविक और अजैविक दबाव के अधीन होते हैं। ऑप्शन नंबर 2, उर्वरकों का उपयोग जैविक दबाव के तहत आता है। ऑप्शन नंबर 3, वायरस अजैविक दबाव के तहत आते हैं। ऑप्शन नंबर 1 केवल 1, ऑप्शन नंबर 2 3 और 2, ऑप्शन नंबर 3 1 2 और 3, ऑप्शन नंबर 4 1 और 3। साथियों आपका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी साथी ध्यान रखें, आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, केवल 1। पौधे दोनों जैविक और अजैविक दबाव के अधीन होता है। आप सभी साथियों को बता दूं ये दबाव क्या होते हैं, जैविक दबाव और अजैविक दबाव क्या होते हैं। साथियों जैविक जो दबाव होते हैं वे दबाव होते हैं जो जीवित जो जीव होते हैं, जैसे कवक, बैक्टीरिया, कीड़े, खरपतवार और वायरस के कारण, वायरस जो होते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं पौधों को, उसे हम जैविक दबाव कहते हैं। जबकि वायरस को हम गैर जीवित होता है, ये सजीव नहीं होता है, फिर भी इनको हम जैविक कारकों में रखते हैं मित्रों। ठीक है, यहाँ पर अजैविक दबाव दे रखा है, जबकि वायरस एक क्या है, जैविक दबाव के तहत आता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 गलत होगा। और उर्वरक जो है हमारे अजैविक दबाव के अंतर्गत आता है, यहाँ पर जैविक दबाव दे रखा है। अब अजैविक कारक क्या होते हैं? अजैविक कारक वो होते हैं जो गैर जीवित हो और पौधों को नुकसान पहुंचाते हो, जैसे बाढ़ है, सूखा है, तापमान है, हवा है, उर्वरक है, कीटनाशक पदार्थ है, जो कि अजैविक दबाव के तहत आते हैं मित्रों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अधिगम की जटिलता की प्रतिक्रिया के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी विधि के उपयोग की सलाह है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को नहीं दी जानी चाहिए? साथ ही यहाँ पर नहीं दी जानी है पूछा है। ऐसे प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़ा कीजिए मित्रों, क्योंकि नहीं और है दोनों प्रश्न अलग अलग होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस में आपका प्रश्न गलत हो जाता है। यहाँ पर नेगेटिव सेंस में नहीं पूछा है, नहीं उपयोग करना है, में कौन से उपयोग नहीं करेंगे। तो देखिए, कोड प्रक्रिया को समझाने हेतु हस्त प्रचलित सामग्री का उपयोग, शिक्षण स्तर को अलग अलग विद्यार्थियों के स्तर से थोड़ा अधिक परंतु कक्षा के स्तर की सीमा के भीतर रखना, जटिल संकल्पनाओं को आरंभ करते समय विद्यार्थियों के चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए केवल मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों का पूछना, विद्यार्थियों के पूर्ववर्ती ज्ञान का पता लगाने हेतु पूर्व परीक्षा लेना।
आप सभी साथियों बता दूं, हम पूर्ववर्ती ज्ञान का पता लगाने के लिए पूर्व परीक्षण करेंगे, बिल्कुल सही है। हम बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, चिंतन को जिज्ञासा बढ़ाना चाहते हैं, तो बच्चों से मुक्त उत्तर वाले प्रश्न पूछेंगे, बिल्कुल सही है। और गूढ़ जो प्रक्रिया बालक समझ नहीं पा रहे हैं उनको हस्त प्रचालित सामग्री का प्रयोग करके समझाएंगे, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर जो 2 है हमारा गलत कथन है। ऑप्शन नंबर 2 विधि हम काम में नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कक्षा के स्तर की सीमा के भीतर रखना। आप सभी साथियों को बता दूं, NCF 2005 हमारे कक्षा के अध्ययन को बाहरी जीवन से जोड़ने की बात करता है। आप सभी साथी इस बात को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो हमारा गलत स्टेटमेंट है, अर्थात हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मित्रों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, छात्रों को पर्यावरण अध्ययन की सभी शाखाओं को एक साथ पढ़ाने हेतु कौन सा श्रेष्ठ उपागम है। आप पर्यावरण अध्ययन की सभी शाखाओं को एक साथ पढ़ाना चाहते हैं तो कौन सा उपागम श्रेष्ठ है। चक्राकार, अध्यापक केंद्रित, एकीकृत, स्वनिर्देशन। साथियों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, एकीकृत उपागम। क्योंकि एकीकृत जो उपागम होता है सभी को आपस में संबंधित करके पढ़ाने की बात करता है, और हमारे जो सभी विषय हैं आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटरलिंक्ड है, अंतर संबंधित है। और एकीकृत उपागम में हम सभी विषयों को आपस में जोड़कर अध्ययन करवाते हैं मित्रों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में सबसे अच्छा मूल्यांकन। आप पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में सबसे अच्छा मूल्यांकन क्या होगा। सामान्य मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो साथ ही इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के तहत हम बालक की निरंतर मूल्यांकन कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वृक्ष संरक्षण की अवधारणाओं के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दी गई गतिविधियों में कौन सी सबसे कम प्रभावी होगी। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, सबसे कम प्रभावी क्या होगा। आपको वृक्ष संरक्षण की अवधारणा बालक को समझानी है, तो सबसे कम प्रभावी कौन सी होगी। देखिए, प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी देखभाल करें, बिल्कुल सही कथन है मित्रों। इसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता होगी, तो बालक एक दूसरे से तर्क करेंगे, अपने अपने तर्क मजबूत रखने का प्रयास करेंगे। वृक्षों पर आधारित पोस्टर निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन करना है, ये भी बहुत अच्छा है। लेकिन देखते हैं, चौथा ऑप्शन है, शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना। तो साथ ही सबसे कम जो प्रभावी होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाता है। ठीक है मित्रों, सबसे कम प्रभावी जो है ऑप्शन नंबर 4 है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका है। अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना, लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना, अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना, गहन जांचपरक और कल्पना परक प्रश्न पूछना। साथ ही क्या पूछा है यहाँ पर, जिज्ञासा जागृत करने का। जो जिज्ञासा बालकों में कब जागेगी, जब उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसको उनके बारे में जानने की जिज्ञासा जागृत होती है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कल्पना करेंगे बालक, कल्पनात्मक प्रश्न अगर उससे पूछे जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए। हम जो आकलन करते हैं वो किसके लिए नहीं करते, आकलन में दूर करना चाहिए किसको, बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। कक्षा 5 की ईवीएस पाठ्यपुस्तक में पाठ के प्रत्येक अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा। आकलन के संकेतकों का उपयोग, बच्चों के सीखने की गुणात्मक आकलन। तो आप सभी साथियों को बता दूं कि हम बच्चे ने जो उत्तर दिए उसके आधार पर हम उसको सही या गलत में नहीं आंक सकते, उसका निर्धारण नहीं कर सकते। ठीक है मित्रों, कि ये बच्चा कमजोर है, ये बच्चा इंटेलिजेंट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है, आकलन से दूर करना चाहिए हमें इस तरह के आकलन हम कर रहे हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलाप करा दी उसके बाद क्या करता है, प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन कर रहा है। तो क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का क्या उद्देश्य है। बच्चों की प्रक्रिया कौशलों को आकलन, बच्चों को खोजने का अवसर देना, बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर भेद करना। ऑप्शन 1 केवल सी, ऑप्शन 2 बी, सी और डी, ऑप्शन 3 ए, बी और सी, ऑप्शन 4 केवल डी। आप सभी साथियों को बता दूं, यहाँ का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ए, बी और सी। तीनों कथन हमारे सत्य हैं और चौथा कथन जो है बिल्कुल गलत है। हम सीखने की गति के आधार पर बालकों में भेद नहीं करेंगे। ठीक है मित्रों, हमको इस तरह से वर्गीकरण नहीं करना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है। सचिव, पर्यावरण अध्ययन पहले 2 सब्जेक्टों के रूप में पढ़ा जाता था, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, लेकिन अब एक है। तो इसको एक ही अलग अलग विषयों के रूप में क्यों नहीं रखा गया, इसके क्या कारण है। इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं,
ये शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है। ये पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है। CBSE के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया गया है। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि इस आयु के वर्ग के जो बच्चे हैं अपने प्रदेश को समग्र रूप में देखे या देखते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मित्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन विषय की विषय वस्तु अर्थात थीम है? कौन सी थीम है? NCF 2005 के अनुसार आप सभी को बता दूं, पर्यावरण अध्ययन विषय वस्तु की 6 थीम मुख्य बताई गई है। आप सभी उन 6 थीमों को नोट कर ले, क्योंकि कोई सी भी थीम पूछी जा सकती है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कौन सी नहीं है, कौन सी है। तो 6 थीम आपको याद करनी पड़ेगी मित्रों। तो यहाँ पर जो है हमारी ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। भोजन जो है हमारी पर्यावरण अध्ययन विषय वस्तु की थीम है। आप सभी को मैं लिखा देता हूँ 6 मुख्य थीम कौन कौन सी थी, आप नोट कर सकते हैं अगर आपने नोट नहीं कर रखा है तो। परिवार और मित्र, भोजन, आश्रय या आवास, पानी, यात्रा, और छठा है हमारा चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ये हमारी 6 मुख्य विषय वस्तु है पर्यावरण अध्ययन की, जिनका हम अध्ययन करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीक है? पर्यावरण अध्ययन पर आप आकलन कर रहे हैं तो उसके लिए कौन से उपकरण और तकनीक है? परियोजना कार्य, क्षेत्र भ्रमण, जर्नल लिखना, विचार मानचित्रण। केवल डी, A, B, C और D, केवल A और B और C। तो साथ ही इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, केवल A और B। परियोजना कार्य और क्षेत्र भ्रमण जो प्राथमिक स्तर पर क्या है? आकलन के उपकरण है, तकनीकें हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। देखिए मित्रों, ये शानदार सिंपल सा क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है कि आप सभी के राष्ट्रीय पर्व पाठ्यक्रम में है और राष्ट्रीय पर्व से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप ऐसी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, पढ़ते नहीं है, लेकिन कई साथी इस प्रश्न को भी गलत कर देते हैं। तो आप सभी साथी इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ के जवाब दीजिए। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को, 30 मार्च को, 24 जनवरी को या 26 जनवरी को? तो साथियों, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। आप सभी साथी ध्यान रखें। और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। आप सभी साथी ध्यान रखें। ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पेपर में सभी स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं, न कि कठिन स्तर के प्रश्न पूछे जाएं। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन से लोक देवता राव जोधा के समकालीन थे? राव जोधा के समकालीन, गोगाजी, पाबूजी, हड़बूजी, तेजाजी। तो साथ ही इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, हड़बूजी जो थे राव जोधा के समकालीन थे। यदि महमूद गजनवी के समकालीन पूछ लिया जाए तो कौन होंगे? गोगाजी थे महमूद गजनवी के। लेकिन यहाँ पर राव जोधा के समकालीन पूछा गया है। और हड़बूजी ने, ऐसी माना जाता है कि हड़बूजी ने राव जोधा को मेवाड़ से अपने मंडोर क्षेत्र को मुक्त कराने के लिए अपना आशीर्वाद और कटार भेंट प्रदान की थी। ठीक है मित्रों, तो ऑप्शन नंबर 4, 3 जो हमारा राइट आंसर है हड़बूजी। क्या है मित्रों? हड़बूजी को हम राव जोधा के समकालीन मानते हैं। ठीक है साथियों, आज का प्रैक्टिस सेट हमारा यहीं समाप्त होता है। आप सभी साथियों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और अपने सभी साथी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपको आगे ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। आप सभी साथी शेयर करें और धन्यवाद। मिलेंगे फिर से अगले बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को शुक्रिया। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और नीट भर्ती परीक्षा की तैयारी करते रहिएगा।